देखो, हारे तो सारे स्टॉक्स, लेकिन कौन कितना फाइट मारा, दैट इज अ क्वेश्चन। इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये स्टॉक ट्रेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से कि ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट वीक हो पिछले कुछ हफ्ते या महीनों से, एंड मार्केट ओवरऑल गिर ही रहा है, तो हम उन स्टॉक्स को स्कैन करते हैं जो सेम टाइम पीरियड में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए या रिलेटिवली कम गिरे हो। लेकिन क्यों? वेल, जब जनरल मार्केट रिवर्ट करेगा तो सेम स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स ही मोमेंटम दिखाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सितंबर एंड में निफ्टी 50 ने अपना टॉप बनाया और फिर करेक्शन स्टार्ट हुआ। आज निफ्टी अपने लगभग ऑल टाइम हाई से 10% डाउन है। बट वही एम्बर एंटरप्राइजेस का चार्ट देखें तो सितंबर एंड में स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और आज उस लेवल से 50% ऊपर है। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज ऑन द ग्रो यूट्यूब चैनल, द टेक्नो फंडा सीरीज। इसमें हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और इसके साथ साथ उनके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। ध्यान दें कि इस वीडियो में मेंशन कोई भी स्टॉक बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। नाउ फॉर द स्टॉक डीप डाइव, ओवर टू आलिना। हमारा पहला स्टॉक है एफएल इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एफएल इंडिया का प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एफएल इंडिया के डेली चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक लगभग 7 महीने कंसोलिडेट होने के बाद जुलाई 2024 में एक न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था अराउंड 1300 लेवल्स पर। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक वन वे अप रहा टिल 1700। उसके बाद स्टॉक वापस 3 महीने कंसोलिडेट किया और रिसेंटली दिसंबर में स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वापस दिया है। प्राइस एक्शन बेसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक जब तक 1700 के ऊपर रहता है, प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है विद हायर हाई एंड हायर लो। लॉन्गर टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करें तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक 2022 जनवरी से सितंबर 2024 तक एक बड़े कंसोलिडेशन में था, जिसे ब्रेकआउट आया और उसके बाद वापस स्टॉक एक टाइट कंसोलिडेशन में रहा 2 महीने तक, अंटिल दिसंबर जब वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। प्राइस एक्शन बेसिस के अकॉर्डिंग लॉन्गर टाइम पे आने वाले मल्टी ईयर ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए अब समझते हैं एफएल इंडिया के बिजनेस को। एफएल इंडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बिजनेसेस को हेल्प करती है उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में। यही नहीं, कंपनी का मेन पर्पस होता है इन एड्स को लीड करें एक्शंस में, जिससे उनके क्लाइंट्स का बिजनेस बढ़े। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी यूजर को ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है तो एफएल उनको डिस्काउंट रिलेटेड एड्स दिखाएगी। एफएल इंडिया की काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स और 35 पेटेंट्स हैं। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है CPCU, यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। सिंपल भाषा में समझे तो जितने यूजर क्लाइंट कन्वर्ट करेंगे इनके प्लेटफॉर्म और सर्विसेज की मदद से। फॉर एग्जांपल, स्विगी भी एक क्लाइंट है जिसे कंपनी हेल्प करती है टू गेट न्यू इन ऐप ट्रांजैक्शन और रजिस्ट्रेशन। ये पिक्चर से और अच्छे से समझ आएगा। उसके बेसिस पर ही एफएल रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से देखें तो एफएल इंडिया का 95% रेवेन्यू CPCU बेस्ड है। कंपनी का फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 25 का एवरेज रेवेन्यू 57.1 रुपीस है, जो लास्ट 2 सालों में लगभग 11% से बढ़ा है। एवरेज CPCU के साथ साथ नंबर ऑफ कन्वर्जन भी देखें तो वो भी 12.6 करोड़ से 47% बढ़कर 18.5 करोड़ रहा। इन्हीं रीजंस की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यूज में 62% की ग्रोथ देखी गई, फ्रॉम 652 करोड़ टू 1059 करोड़। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि लास्ट 2 इयर्स में रेवेन्यू वॉल्यूम की ग्रोथ से बढ़े हैं। CPCU वाइज ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर अभी तक कंपनी ने अपने कन्वर्जन्स में 24.8% CAGR ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ का मेजॉरिटी ग्रोथ तो अदर इनकम की वजह से आया है, एज इट हैज गॉन अप बाय 172%। रेवेन्यू की ग्रोथ मेजरली ट्रांसलेट हुई है टुवर्ड्स EBITDA, क्योंकि कंपनी का बिजनेस एसेट लाइट मॉडल है और एम्प्लॉय कॉस्ट जो एक मेजर फैक्टर है उसमें भी 3% ड्रॉप देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने अगले 5 साल की गाइडेंस दी है अराउंड 20% रेवेन्यू ग्रोथ and 25% प्रॉफिट ग्रोथ। अगेन, एज एन इन्वेस्टर हमको कभी भी केवल गाइडेंस के भरोसे नहीं रहना चाहिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। बैलेंस शीट एनालाइज करें तो आप ये पिक्चर देखिए। कंपनी के पास लगभग 1200 प्लस करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। फाइनेंशियल ईयर 21 ऑनवर्ड्स अब तक कंपनी के रिजर्व्स 8x हुए हैं, फ्रॉम 333 crores to 2,470 crores.
बट सेम पीरियड में कंपनी की अर्निंग्स 135 करोड़ से 297 करोड़ हुए हैं। तो यहाँ एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं कंपेयर टू इट्स अर्निंग्स, जो वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि सेम पीरियड में कंपनी का ROCE गिरता रहे, एज ROCE में जो डिनोमिनेटर कंपोनेंट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू अर्निंग्स ग्रोथ। इसके अलावा की रिस्क एंड वीकनेसेस देखें तो पहला है रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि एप्पल इंडिया का पूरा बिजनेस ही कन्वर्टेड यूजर्स पे है और इसके लिए कंज्यूमर डेटा का यूज़ होता है इन फॉर्म्स ऑफ कुकीज एंड कैश। तो अगर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है टू टाइटन डेटा एंड यूजर प्राइवेसी, तो उससे इनका बिजनेस अफेक्ट होगा। सेकेंडली, कंपनी का एवरेज CPCU पिछले 3 साल में बस 10% से बढ़ा है। तो अगर नंबर ऑफ कन्वर्जन्स जो अभी ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं ड्रॉप होते हैं, तो इससे रेवेन्यू पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर से अभी तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहां प्रोमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं, वहीं पर FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं लगभग 10% से 15.5% तक। DII और पब्लिक का होल्डिंग लगभग सेम लेवल्स पर ही है। हमारा दूसरा स्टॉक है BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टॉक का प्राइस एक्शन देखें। सितंबर स्टार्टिंग में स्टॉक ने एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था, बट जब निफ्टी ने टॉप बनाया और ब्रॉडर मार्केट करेक्ट हुए तो स्टॉक भी गिरा। बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि आज जहां निफ्टी आज भी लगभग 10% नीचे है, स्टॉक वापस नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे चुका है और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ होने का बेस्ट एग्जाम्पल है। डाउ थ्योरी के बेसिक्स के अकॉर्डिंग भी अगर कोई स्टॉक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो उसमें ट्रेंडी मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्गर टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करें तो वीकली चार्ट में भी 1 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। लॉन्गर टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली और मंथली की खास बात यह है कि इन टाइम फ्रेम्स पे जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है क्योंकि स्टॉक अपने एडवांसिंग स्टेज में आते हैं। अब BLS इंटरनेशनल के बिजनेस को समझते हैं। कंपनी वीज़ा आउटसोर्सिंग सर्विसेज की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है। BLS इंटरनेशनल मेजरली 2 डिविजन्स में ऑपरेट करती है। पहला है वीज़ा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज, जैसे कि वीज़ा प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स, ई-वीज़ा। दूसरा है डिजिटल बिजनेस वर्टिकल, जिसमें कंपनी बैंकिंग सर्विसेज, ई-गवर्नेंस सर्विसेज एंड असिस्टेड ई-सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सारे बिजनेस वर्टिकल काफ़ी एसेट लाइट एंड लो कॉस्ट मॉडल हैं। BLS इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है विद एविएशन इंडस्ट्री। जैसे जैसे इंडिया का ग्लोबल ट्रैवल बढ़ेगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी, क्योंकि इनके ऑपरेशन 70+ कंट्रीज और 46+ गवर्नमेंट्स भी इनके क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। उसके लिए अब आपकी टेबल देखिए। BLS इंटरनेशनल का रेवेन्यू जहां 24.8% से बढ़ा, वहीं इनके पीछे का रीज़न क्या था? पहले तो वॉल्यूम साइड से देखें तो वीज़ा एप्लीकेशन सेम पीरियड में लगभग 40% से बढ़े। प्राइस साइड से देखें तो भी नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन भी 45% से बढ़े हैं। EBITDA 78% से ग्रो हुआ और EBITDA मार्जिन्स तो 901 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुए। ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है, बट इसके पीछे का ट्रिगर क्या है? BLS इंटरनेशनल ने रिसेंटली जुलाई 24 में iData का एक्विजिशन किया था, जिससे कंपनी को 26 करोड़ का EBITDA गेन हुआ as it represented 1.6 लाख वीज़ा एप्लीकेशंस। और इसी एक्विजिशन के चलते कंपनी को मार्जिन्स में एफिशिएंसी देखने को मिली। iData का एक्विजिशन BLS इंटरनेशनल के लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि इसके एक्विजिशन के लिए जहां कंपनी ने 720 करोड़ दिए, वहीं iData का सालाना EBITDA 144 करोड़ है, यानी कि लगभग 5x ऑफ EBITDA वैल्यूएशन। BLS इंटरनेशनल के केस में एक और ख़ास बात है जो एज एन इन्वेस्टर हमको ध्यान देनी चाहिए। कंपनी का लो टैक्स रेट सिंस ईयर्स। ऐसा क्यों? यहाँ कोई रेड फ्लैग नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण है कंपनी एक सब्सिडरी BLS इंटरनेशनल FCE इन UAE, जो अकाउंट करती है 63% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और UAE में टैक्सेशन 0। फ्यूचर एक्सपेंशन को देखें तो भी कंपनी ने iData के अलावा भी 2 एक्विजिशन किए हैं। 260 करोड़ में सिटीजनशिप इन्वेस्ट
दुबई जिसके पास 1800 प्लस HNWI क्लाइंट्स हैं, और SLW मीडिया इंडिया जो कि एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। इसके अलावा बड़े आउटसोर्सिंग वीज़ा का परसेंटेज इन द मिक्स फ्रॉम 22% इन फाइनेंशियल ईयर 10 to 50% in financial year 25। बैलेंस शीट चेक करें तो दो मेन हाइलाइट्स हैं। एक तो कंपनी ने रिसेंटली लगभग 230 करोड़ की बोरोइंग की है। कंपनी के अनुसार ये बोरोइंग करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ताकि कंपनी को बेटर ROI मिले इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश फॉर एक्विजिशन। सेकेंडली, फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में कंपनी की गुडविल में भी 8x का जंप देखने को मिला है। गुडविल 81 करोड़ से 665 करोड़ हो गई है। एक पॉसिबिलिटी है इसके पीछे का रीजन 720 करोड़ का एक्विजिशन ऑफ iData। फाइनेंशियल्स, ग्रोथ और एक्विजिशन तो डिस्कस कर लिए, चलिए अब कंपनी के मेजर रिस्क और वीकनेसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कंपनी वीज़ा बेस्ड है तो जियोग्राफिकल टेंशन के बढ़ने से भी कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है, जुलाई 24 में कंपनी के ऊपर एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट की आई थी। BLS इंटरनेशनल का स्टॉक सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए प्रमोट किया जा रहा है और इसके पीछे पंप एंड डंप हो सकता है, जिससे कंपनी के मैनेजमेंट ने डिनाई भी किया था। विद दैट हम अपने एनालिसिस के एंड पे आते हैं। इस वीडियो में हमने दो स्टॉक्स का टेक्नो फंडा एनालिसिस किया। ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ये स्टॉक्स बस इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स थे। ये बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जाते जाते डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। आप बताइए इस करेक्शन के बाद आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कमेंट्स में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.